टेंटना हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल। अब तक हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जंप करते हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनाना है ये हम लोगों ने सीख लिया और मे भी आपको पता होगा कैसे इमेज बनाते हैं। 4 से 5 रूल थे, अगर आपको नहीं आते तो पिछली वीडियो पे जाएं, वहाँ पे सब कुछ दे रखा है। सारी की सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आनी चाहिए अभी तक की क्लासेस की। और अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको नहीं पता कि इमेज कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ जाइए और हमारी पिछली वीडियो पर जाकर उन सारी डाउट्स को क्लियर करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोगों को इमेज बनाना है अब स्फेरिकल मिरर से। बच्चों, इस बार की जो चीज़ है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्लेन मिरर तो बड़ा आसान था, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में जानते थे। और क्या जानते थे कि रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाने वाली है। और क्यों जानते थे सर? क्योंकि बच्चों वहाँ पर जो नॉर्मल था वो अपने को पता था, वहाँ पे नॉर्मल अपने को पता था और नॉर्मल पता है, इसीलिए हम लोगों ने एंगल आई पता कर लिया। और एंगल आई जैसे ही पता चला तो एंगल आर के हिसाब से हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे पता कर ली। और रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, याद आना चाहिए आपको, रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या बनता है मेरे लिए? इमेज। ठीक है ना, मैंने ये सारी बातें आपको बता रखी हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। और वो रिफ्लेक्टेड रेज प्लेन मिरर के केस में मुझे आसानी से मिल गई थी और मैंने इमेज को बना दिया था। ठीक है, प्लेन मिरर हम लोगों ने समझ लिया है। स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं, कम से कम इमेज बनाने का एक बार तो ट्राई करनी चाहिए ना। मैं करके देखता हूँ कि क्या मेरे से इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। इमेज बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, अभी भी बताया मैंने कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा मुझे। क्या सभी लोग पहचानते हैं इस मिरर को? बोलो हाँ। क्या नाम है इसका? कॉनकेव मिरर। बहुत जबरदस्त। क्या नाम है? कॉनकेव मिरर। सभी लोगों की आवाज आनी चाहिए, चाहे भले ही स्क्रीन के सामने बैठे हो। ऐसा फील करो कि हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, टीचर हमारे सामने है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। सभी लोगों को मुंह से बोलना है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। विच पॉइंट इज दिस? सभी लोग, center of curvature. Which point is this? Focus. Which point is this? Pole of mirror. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? This is center of curvature. This is focus. This is pole of mirror. मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, मुझे इमेज बनानी है। क्या करना पड़ेगा मुझे? बड़ा आसान है सर, जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या इससे रेज निकलेंगी? हाँ बिल्कुल। क्या वो इस मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट होंगी? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ जाएंगी? इस बात का जवाब मुझे नहीं पता। बात समझ में आ रही है ना? जो रेज इस पे पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली रेज होती हैं दे आर इन्फिनिट, वो अनंत होती हैं। बहुत सारी रेज इस पे पड़ेंगी, लेकिन आफ्टर इंसिडेंस वो जाएंगी कहाँ ये मुझे नहीं पता है। जबकि पिछला जो केस था प्लेन मिरर का, उसमें मुझे ये सारी बातें पता थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे नॉर्मल पता था। यहाँ पर जो नॉर्मल होगा ना बेटा, वो इस पॉइंट के लिए ये होगा, इस पॉइंट के लिए ये होगा, इस पॉइंट के लिए ये, हर एक पॉइंट के लिए जो नॉर्मल है वो अपने एंगल को बदलेगा। जो मेन समस्या है यहाँ पे वो नॉर्मल की है। और इसीलिए सर जो रिफ्लेक्टेड रे है ना बच्चों, वो कहाँ जाएगी ये मुझे नहीं पता। और उसी रिफ्लेक्टेड रे को ढूंढना हम लोगों का काम रहेगा, जिसको हम लोग रूल्स के तौर पर याद कर लेंगे। बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको कि हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और वो रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी होंगी या रेज टकराने के बाद कहाँ जाएंगी ये अपने को नहीं पता। और उसी को हम लोग लर्न कर लेते हैं, क्योंकि बार बार निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ज्योमेट्री नहीं लगानी अपने को, फंडामेंटल ज़्यादा यूज नहीं करने। मैं सिंपल आपको कुछ रूल बताऊंगा। इन रूल में क्या रहेगा, हम लोग कुछ रेज के बारे में जानेंगे और वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगी ये जानेंगे। ठीक है ना बेटा? हम लोग कुछ रेज के बारे में जानेंगे और वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाने वाली है ये जानेंगे, और उन रेज को ट्रेस करके हम लोग इमेज को फॉर्म करेंगे आसानी से। बड़े ही सिंपल भाषा में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है। सर ये रूल्स
एज इट इज कुछ नए नहीं है, हम लोगों को कुछ रेज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी यहाँ से, जिन रेज का यूज करके हम लोग इमेज बनाने का काम करेंगे। ठीक है ना, तो मैं शुरू करता हूँ किन किन रेज के बारे में मुझे जानकारी रखनी है और कैसे कैसे हम लोग उन रेज को यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, जो कि हम लोगों का आगे का टॉपिक है। किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा चिंता समस्या गिरानी क्लेश नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कमेंट बॉक्स का यूज करें और तुरंत अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब देने की। तो हम लोग अब शुरू करते हैं रूल्स। क्या क्या रूल्स हैं? तो सबसे पहला रूल मैंने आपको बता रखा है कि रूल में मुझे क्या करना है, कुछ रेज के बारे में पता करना है जिनके रिफ्लेक्शन से मुझे इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले एक मिरर बना लेता हूं। सभी बच्चे इसका नाम बोलेंगे, सभी को बोलना है नालायकों। क्या नाम होगा इसका? बहुत अच्छे, कॉनकेव मिरर। सभी ने जवाब दे दिया होगा मेरे ख्याल से, कॉनकेव मिरर। ऐसा सोचो कि सर आपके सामने खड़े हैं। विच पॉइंट इज दिस? पोल। विच इज दिस? फोकस। विच इज दिस? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली रे जिसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, जो मुझे पता होना चाहिए, वो क्या होगी सर? वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा ही आसान है ना बेटा। तो अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखी होगी उससे कितनी रेज निकलेंगी? बहुत सारी। एक इस रे के रिफ्लेक्शन के बारे में मुझे जानकारी पता है कि अगर कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए। दूसरा रूल, रूल नंबर 2। अच्छा, ये किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। मैं कॉन्वेक्स के लिए भी बताऊंगा, पहले कॉनकेव के लिए कर देते हैं। ठीक है ना, तो मैंने एक मिरर बना दिया। दिस इज कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये कॉनकेव क्यों है ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि इसकी जो इंटरनल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सभी को दिखा होगा। व्हाट विच पॉइंट इज दिस? पोल। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। बोलो हाँ या ना, सभी लोगों को बोलना है। अगला रूल जो आपको पता होना चाहिए, पहला रूल क्या है? पहली रे कौन सी है जो मुझे याद होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे फोकस से पास करेगी। दूसरा इसी का उल्टा, इसी का उल्टा मतलब वो रे जो फोकस से पास करती है, वो रे जो फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दूसरी रे जिसका मैं यूज करूंगा। पहली रे कौन सी है बेटा? वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास करेगी। दूसरी जो फोकस से पास कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कुछ लोग देखेंगे कि सर दोनों डायग्राम तो सेम सेम है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो मैं क्या बोलूंगा? दोनों में डिफरेंस है एरो का। और ये बहुत खास बात है, ऑप्टिक्स में जो भी लाइट जहां भी जा रही होगी मुझे एरो जरूर बनाना है। शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, और नहीं बताया तो अब समझ लो। इस एरो ने डिसाइड किया कि ये रे पैरेलल थी, फोकस से पास की, और इस वाले एरो ने क्या बताया कि रे पहले से फोकस से पास कर रही थी, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो एरो से मुझे पता चलेगा कि कौन सी रे इंसिडेंट रे है और कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे है। सिमिलरली यहाँ पर कैसे पता चलेगा? मैं अगर और डिटेल में बताऊं आपको तो क्या बोलेंगे बेटा? वो रे जो मिरर की तरफ जा रही होगी, वो रे जो मिरर की तरफ जा रही होगी दैट इज इंसिडेंट रे, और वो रे जो मिरर से दूर आ रही होगी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो एरो को कभी नहीं भूलना आप लोग। रे डायग्राम बनाते समय अपने को एरो का ख्याल रखना है। तो पहला रूल क्या है? वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एंड द रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस ऑलरेडी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दीज आर द 2 रूल्स। व्हाट इज रूल नंबर 3? तो मैं तीसरे रूल पे आता हूं। जो रूल नंबर 3 है बेटा, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं एक मिरर बना लेता हूं, और अभी मैं सारी की सारी बात कर रहा हूं केवल और केवल कॉनकेव मिरर के लिए। तो मैंने एक कॉनकेव मिरर यहां पे बना लिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सभी को बोलना है मेरे साथ। दिस इज पोल ऑफ मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 2 रूल तो बड़े आसान थे, एक दूसरे के उल्टे थे। अब तीसरा रूल क्या बताएगा मुझे? तो बेटा वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी,
वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन डेट विल रिट्रेसेस टू इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब कि उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो रे जो होगी वो अपने ही रास्ते पर टकराएगी और वापस चली आएगी। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि जो इंसिडेंट लाइट का रास्ता होगा वही रिफ्लेक्टेड लाइट का भी रास्ता होगा, मतलब जिधर से जाना उधर ही वापस आ जाना। दिस इज द थर्ड रूल, ठीक है ना। मेनली या मैं बोलूँ मैं तो अपना सारा काम इन्हीं 3 रे की मदद से करूँगा। मुझे ये 3 रे बस याद कर लेनी है जैसे हनुमान चालीसा याद होती है, ठीक है ना। जैसे नहीं मम्मी को हनुमान चालीसा याद होती है, जैसे ही सुबह उठती हैं नहाती जाती हैं और गाना शुरू, बिल्कुल वैसे ही ये रे मुझे याद होनी चाहिए। रात को 12 बजे भी कोई उठा के आपसे पूछ दे कि बताओ व्हाट आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तो ये तीनों रेज के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और एक और चौथी रे है जो इम्पोर्टेंट मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो रूल नंबर 4 जो है इमेज फॉर्मेशन का, मैं इसको भी यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज ए कॉनकेव मिरर, सभी लोग अब तो बनाने भी लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बहुत बढ़िया बेटा। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। बोलो ठीक है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? तो बड़ा आसान है। अगर मैंने किसी रे को पोल पर इंसिडेंट किया, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैंने किसी रे को पोल पर इंसिडेंट किया तो आप क्या देखोगे कि वो जिस एंगल पे आ रही होगी, मतलब इंसिडेंट लाइट का प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी एंगल होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। तो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि इंसिडेंट लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे आ रही होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। दीज आर द 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। मैं इनके पॉइंट्स भी लिख देता हूं अभी, लेकिन उससे पहले दीज आर फॉर कॉनकेव मिरर्स, मैं आपको कॉन्वेक्स के लिए भी बता देता हूं और फिर मैं सारे के सारे पॉइंट्स को लिख के बता दूंगा जिससे आपको याद करने में और नोट करने में भी आसानी हो, ठीक है ना बेटा। तो इतना पहले आप लोग रे डायग्राम को नोट कर लें और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, और कॉनकेव मिरर में क्या क्या रूल्स होते हैं ये जान लिए। बारी है कॉन्वेक्स मिरर की। तो सबसे पहला रूल वहां क्या था कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी फोकस से पास कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को मर्ज करके बता देते हैं। चाहता तो मैं भी वही कर सकता था, लेकिन मैंने आपको अलग अलग रखा जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। मैं शुरू करता हूं। मैं अब की बार एक कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, सभी को आइडिया होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर की जो आउटर सरफेस है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और इसमें भी वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो कॉनकेव मिरर में होती हैं, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज माई पोल, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज माई फोकस। तो अंतर है थोड़ा सा, वो यही है कि इस बार जो पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो सारे के सारे पॉलिश सरफेस की तरफ होंगे। पिछली बार क्या था, वो सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ थे। फर्क क्या पड़ेगा दोनों से? तो इस बार समझो, पिछली बार मैंने क्या बोला था, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। इस बार भी बना के देखते हैं। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस से पास करेगी, लेकिन इस बार जो फोकस है वो पॉलिश सरफेस की तरफ है। इस बार जो फोकस है वो पॉलिश सरफेस की तरफ है। आप बच्चों मुझे बताओ, क्या ये रे इस पॉलिश सरफेस की तरफ जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना, इसीलिए तो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या करता है, लाइट को वापस भेज देता है। तो लाइट जो है वो इस फोकस से तो पास नहीं करेगी, फिर क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है बेटा, फोकस से पास ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से ही आ रही है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जो पहला रूल मैं आपको बताऊंगा वो क्या होगा कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास या विल सीम्स टू पास थ्रू फोकस। फोकस से पास नहीं करेगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, या फोकस से कोई रे चल रही है, ठीक है ना। मतलब इस बार जो पासिंग है वो एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल है।
और यहाँ पर जो इमेजेस बनेंगी आपको थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, वो भी वर्चुअल होगा क्योंकि रे जो है वो वास्तव में पास नहीं कर रही, ठीक है ना। मैं इमेज पे बाद में आऊँगा। तो पहली रे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो फोकस से आती हुई दिखेगी। ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। इट सीम्स टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है बेटा। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 क्या बनेगा बेटा कि मैं फिर से एक बना देता हूं। दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, सभी को पता होगा। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा रूल मुझे क्या बताएगा, पहले रूल में क्या था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही थी। इस बार जस्ट इसका रिवर्स, वो रे जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब बिल्कुल सेम उसी के जैसा है जैसा पहले पढ़ा था, उसको रिवर्स कर दो। बस एक ही फर्क है, वहां पर रे पास कर रही थी, यहाँ पर पास करती हुई दिखेगी। वहां पर रे फोकस से आ रही थी, यहाँ पर फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी। यहाँ पे एक्चुअल कॉन्टेक्ट नहीं होते, यहाँ पे वर्चुअल कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये खास है। तो आपको दोनों डायग्राम समझ में आने चाहिए। रे ये डॉट 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 मुझे क्या बता रहा है कि रे जो है फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी। रूल नंबर 3 जैसा वहां पे था, याद है ना आपको, क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे अपने पाथ पे लौट जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन बेटा फिर से समस्या तो वही है ना कि रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकती। फिर क्या होगा तो करके देखते हैं। मैंने बोला कि ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर और ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे बताओ बेटा अगला रूल क्या बनेगा। तो पिछली बार क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे विल रिट्रेसेस टू इट्स ओरिजिनल पाथ। इस बार तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर ही नहीं रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी जैसा पिछली बार हुआ था, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी, वापस आ जाएगी। वो अपने रास्ते को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। और द फोर्थ एंड फाइनल रूल जैसा वहां पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। बस फर्क थोड़ा सा ये है कि वहां पर जो कॉन्टेक्ट थे वो एक्चुअल थे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट एक्चुअल नहीं होंगे, थोड़े से अनकंफर्टेबल या वर्चुअल होंगे, ठीक है ना बेटा। तो PFC ये आपको समझ में आना चाहिए। और पिछली बार क्या था कि फोकस से जो पोल्स पे रे इंसिडेंट करेगी वो उसी एंगल पे चली जाएगी, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है। वो रे जो इंसिडेंट करेगी पोल पर, जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव के मैंने आपको समझा दिए, कॉन्वेक्स के मैंने आपको समझा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सबको लिख के एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, जिससे आप लोग नोट कर पाएं और फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जंप कर जाएंगे। एट हाउ टू फॉर्म द इमेज। हम लोगों ने एक एक रे के बारे में तो पता कर दिया है, अब इन रिफ्लेक्टेड रे की मदद से इमेज कैसे फॉर्म करेंगे ये अपना अगला टॉपिक रहेगा। उससे पहले मैं ये सारी की सारी डिटेल आपके लिए लिख के रख देता हूं, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मैंने लिख रखा है आपके लिए रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus or seems to pass through the focus। पहला रूल, या तो पास करेगी या करती हुई दिखेगी ये रे ऑफ लाइट, अगर वो पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी या करती हुई दिखेगी। रूल नंबर 2, वो लाइट रे जो फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में और सीम्स लिख दिया है, तो भी वो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और रूल नंबर 3, द रे ऑफ लाइट विच इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस टू इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब कि वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और डायरेक्टेड भी कर सकते हैं आप लोग अपने से, और डायरेक्टेड टू थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेसेस टू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो दीज आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये मैंने सीख लिए। अब इमेज कैसे फॉर्म करनी है उसको सीखते हैं। तो अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
तो गाइस शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म कर सकता है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कितनी जगह पॉसिबल है इस पूरे के पूरे मिरर के फ्रंट पे। तो सबसे पहली चीज़ कहाँ नहीं रख सकते, मैं ये रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉलिश वाली सरफेस की तरफ मुझे नहीं रखनी है। और ना रखने का कारण सभी को पता होगा, सभी लोग बोलेंगे कि यहाँ से अगर रे आ भी गई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो पॉलिश है ना, रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं। और बेटा अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं करेगा तो इमेज कहाँ से बनेगी। इमेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे। जितनी बार मैं इस बात को बोल चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर उस तरफ तो मुझे ऑब्जेक्ट को नहीं रखना, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सामने की तरफ जो पॉलिश सरफेस नहीं है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, वहीं पर तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तब वो रे को रिफ्लेक्ट करेगा, रे कहीं टकराएगी और मुझे इमेज बन के दिखेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली जगह जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ वो है बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। तो मुझे जो पहला केस पढ़ना पड़ेगा वो क्या बनेगा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो। अच्छा, इन्फिनिटी के साइन को मैं ऐसे बनाता हूँ, चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है ना, पहला केस इन्फिनिटी। दूसरा केस कि इन्फिनिटी से आगे मैं कहीं भी रख दूं लेकिन सी से पीछे रखूं, मतलब कि दूसरा केस क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी। तो व्हाट इज केस नंबर सेकेंड, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरा केस सी भी तो बचा है ना, तो सी मतलब कि पहला केस मुझे क्या पढ़ना है, इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। व्हाट इज द थर्ड पोजीशन वेयर आई कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट, एट सी। मैं सी पे भी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। और कहाँ रख सकता हूँ, तो इस रीजन में भी रख सकता हूँ, मतलब सी एंड एफ के बीच में भी मैं रख सकता हूँ, मैं एफ पे भी रख सकता हूँ और एफ और पी के बीच में, मतलब कि इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी सी, एट सी। अगला क्या रहेगा, सी एंड एफ के बीच में, आखिरी एफ के एफ पे और एफ एंड पी के बीच में। मतलब कि मुझे टोटल 1 2 3 4 5 6 केसेस पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं इन 6 केसेस में से किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज कहाँ बनेगी। आप लोग आसानी से समझना बेटा कि जो मेरा पैटर्न रहेगा, पहले मैं आपको फंडामेंटल बताऊंगा कि क्या आखिरकार कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, कैसे रे डायग्राम बनाएंगे और कैसे एग्जैक्टली इमेज को फॉर्म करना है, याद कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तो मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें आसानी से रटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद करना मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें याद पता होनी चाहिए कि कैसे ये हो रहा है, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं शुरू करता हूँ इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूँ अभी तो। और सबसे पहला केस लेते हैं इन्फिनिटी का। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो तब इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए बेटा कि इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट क्यों खास होता है, इन्फिनिटी आखिरकार क्या होता है, पहले तो मैं यही समझ लेता हूँ। तो पहले तो मैं केस बना लेता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, टेलीग्राम पेज पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है फिर तो मैं सुन ही रहा हूँ आपकी बात। और ये सब कुछ ना कर पाए तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी डाउट है आपका उसको बताएं मेरे को, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ इमेज बनेगी। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी कि इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट क्यों खास होता है, तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी डेफिनेट डिस्टेंस पे है मेरे से, तो उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि वो ऐसी फैलती हुई आएंगी। जैसे मैं बोलूं कि इस बोर्ड से आप तक रेज आ रही है ना, तो वो ऐसे धीरे धीरे करके फैलेंगी, मतलब कि डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, वो फैलेंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेरे लिए इन्फिनिटी पे है तो आप लोग क्या देखोगे कि इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। बात समझ में आई। ये खास बात है जो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को खास बनाता है। और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैंने ऑप्टिक्स में कभी भी बोला कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, या कुछ भी इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि वहाँ से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं।
ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ भी दे देता हूँ आपको, जैसे आपको समझ में आएगा, बड़ा आसान है। मैंने कहा कि मेरे घर में एक बल्ब है, बल्ब सबके घर में लगा होगा। आप लोग क्या देखते होगे कि आप बल्ब के जितने ज़्यादा पास जाओगे, आप बल्ब के जितने ज़्यादा पास जाओगे, आप देखोगे कि जो लाइट की इंटेंसिटी आप पे पड़ रही है वो उतनी ज़्यादा होगी, ब्राइटर होगी। और जितना आप दूर जाओगे, आप क्या देखोगे कि जो रोशनी पहुंच रही है आप तक वो धीरे धीरे डल होती जाएगी। और अगर बहुत दूर जाओगे ना आप लोग, तो क्या देखोगे कि जो रोशनी आप तक पड़ रही है वो लगभग निग्लेजिबल है, ख़त्म हो चुकी है। मैं समझाता हूँ आपको ये क्यों हो रहा है, इसको समझो। अगर आप लोग बल्ब के बहुत ज़्यादा पास में हो, जैसा मैंने आपको बताया है कि बल्ब जो होगा या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है वो एक डाइवर्जिंग सोर्स होता है। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को फैलाता है। तो आप इसके जितने ज़्यादा पास में खड़े होगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सभी को दिख रहा होगा ना, मैं ये खड़ा हूँ, ये देखो, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि कितनी रेंज मुझसे टकराई, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि जब मैं इतनी पास था ना तो मुझसे 7 रेंज टकरा रही थी। और अगर मैं उठ के यहाँ चला जाऊँ तो अब आप लोग मुझे बताओ कि मुझसे कितनी रेंज टकराएंगी? क्या बोलोगे आप? 1 और 2, मतलब कि केवल 2 रेंज टकराई। तो मुझे बताओ जो एनर्जी थी ना, जो ये वाली, जो बाकी की रेंज टकरा रही थी, वो एनर्जी सारी इस डायरेक्शन में चली गई। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मुझ पे पड़ा वो फिक्स था। क्यों फिक्स था? क्योंकि मैं जब पास में था तब लाइट ज़्यादा आ रही थी, और जब मैं दूर गया तो लाइट मेरे पे कम पड़ रही थी, बची लाइट चारों दिशाओं में फैल गई। और इसी कारण आप लोग क्या देखोगे कि जितने आप बल्ब के पास में जाओगे उतनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी आपको, और जितना दूर जाओगे उतनी लाइट की इंटेंसिटी कम मिलेगी। ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन सन के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं सनलाइट में अपने हाथ को देखूं तो चाहे मैं छत पे खड़ा होकर देखूं, चाहे मैं ग्राउंड पे देखूं, और चाहे मैं 1 किलोमीटर और सन की तरफ मूव करके तब देखूं, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरे हाथों पे पड़ेगी ना सन के द्वारा, वो सेम है। और वो चारों तरफ सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर सूरज के ज़्यादा पास में है तो मेरा घर ज़्यादा हीटअप होगा और किसी का घर दूर में है उसका घर कम हीटअप होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सर जो रेज आती हैं सन से वो पैरेलल होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो भी मेरे से 3 रेज आके टकराएंगी, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो भी मेरे से 3 रेज आके टकराएंगी, और अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ ना तो भी मेरे से 3 रेज आकर ही टकराएंगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरे से इंटरेक्ट होगी वो सेम रहेगी, यहाँ पे चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, मैं कहीं भी जाऊँ। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि इन्फिनिटी पे जो चीज़ होती है ना, कि इन्फिनिटी पे रखी रेज जो है वो पैरेलल होती हैं। तो ये बात तो कम से कम आपको समझ में आई गई होगी कि इन्फिनिटी से अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ खास बात नहीं है, केवल एक ही खास बात है कि वहाँ से आने वाली रेज पैरेलल होंगी। तो अगर किसी भी डायग्राम में आपको ऑप्टिक्स में पैरेलल रेज आती हुई दिख रही हो तो इससे मुझे अनुमान खुद से लगा लेना है कि जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे रखी होगी। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है ना बेटा? तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो तो क्या होगा? तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा कि ये रहा मेरा मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? ये सभी लोग बोलेंगे। किसी को कोई दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, समस्या, ग्लानि, क्लेश नहीं होना चाहिए, और अगर है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। दिस इज प्रिंसिपल पोल, सॉरी, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैंने इन्फिनिटी की बात की, तो मुझे बताओ बेटा कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होंगी? आप लोग क्या बोलोगे? पैरेलल। बड़ी सारी रेज आएंगी। इन्फिनिटी पे रखी है ऑब्जेक्ट। मैं सारी की सारी को तो नहीं बना रहा, लेकिन हाँ कम से कम 2 को बना देता हूँ, क्योंकि सबको पता है जहाँ पर 2 रेज मिलेंगी वहीं पर सारी मिलेंगी। बोलो हाँ या ना? और जिधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होगा वही तो मेरे लिए इमेज होगा ना। तो मैंने कहा कि मेरे लिए कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है जहाँ से आने वाली रेज कैसी है? पैरेलल। मुझे बताओ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती हैं? सभी लोगों का जवाब निकलेगा सर फोकस से। कहाँ से पास करती हैं? फोकस से। दिस इज reflected ray, this is reflected ray. Can you tell me there is any point of intersection of reflected ray? हाँ बिल्कुल। कौन सा है? फोकस। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? बड़ा आसान सा कि अगर रेज पैरेलली आ रही है इन्फिनिटी से, या अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसने जिन रिफ्लेक्टेड रेज को रिफ्लेक्ट किया है वो फोकस से पास की। तो मैं सिंपल से एक बात बोलूँगा कि इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है? फोकस पे। ठीक है ना?
मतलब कि अगर मैं आपसे ये ना बोल के सिंपली ऐसे लिखूं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आप लोग क्या बोलोगे? फोकस पर। क्यों? क्योंकि जो रेज है वो पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे ही पास करेंगी तो फोकस पे इमेज बनेगी। अब मैं इसके नेचर की बात कर लेता हूँ। मैंने इमेज को तो देख लिया कहाँ बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। नेचर क्या होगा इमेज का, सभी लोग बताएंगे। तो नेचर कैसे निकालते हैं हम लोग? नेचर का मतलब है कि वो स्मॉल है या इन्वर्टेड है, मतलब स्मॉल है या लार्ज है, छोटी है या बड़ी है ऑब्जेक्ट से, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, सीधी है या उल्टी है, और साइज के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो नेचर की बात कर लेते हैं। कैसा नेचर होगा? क्या इमेज रियल होगी? तो आंसर मिलेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल, इमेज रियल होगी। और ये मुझे कैसे पता चला? रेज वास्तव में मिल रही है ना, मैंने बताया था आपको, अगर रेज का इंटरसेक्शन एक्चुअल हो तो जो इमेज बनती है वो रियल होती है। और यहाँ पर जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली मिल रही है, और अगर एक्चुअली मिल रही है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा, कैसी होगी? इरेक्ट की इन्वर्टेड? तो इसका आंसर आपको मिलना चाहिए कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी। क्यों होगी मैं इसको अभी आपको समझा दूंगा। और जो साइज होगा डेट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा बनेगा इमेज। और सिंपल सर देख समझ भी तो सकते हैं ना, इन्फिनिटी पे कहाँ चांद सितारे कितने बड़े बड़े होते हैं, क्या इतनी बड़ी इमेज बन सकती है? नहीं बन सकती बेटा। तो ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है जो कि बहुत बड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। कैसी होगी? रियल। कैसे पता? रेज मिल रही है वास्तव में, इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट केस। मैं सेकेंड बनाता हूँ, ठीक है बेटा? तो मैं सेकेंड केस की बात कर लेता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया, व्हेन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये सब आप लोग नोट भी करते रहना, ठीक है? तो मैं तो रफ करते जा रहा हूँ बार बार, आपका काम क्या है कि इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लोग घबराना नहीं। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? सी के इधर, सी के इधर। अब किधर? इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब की बार जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो मैंने इधर में रखा है। इधर का मतलब ये कौन सी जगह है? तो सी के बियॉन्ड या इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो अब की बार क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट से भी रे निकलेंगी, लेकिन क्या इस बार भी पैरेलल होंगी? बिल्कुल नहीं, ये इन्फिनिटी पे नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी, तो डाइवर्जिंग होगी ना। तो क्या करेंगे हम लोग? रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इससे कितनी रेज निकलेंगी? तो इन्फिनिटी, बहुत सारी रेज निकलेंगी। क्या सबके बारे में मुझे जानकारी है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो रूल्स पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो क्या करना है मुझे? रेज निकालनी है। कितनी निकाल सकते हैं सर? निकाल तो इन्फिनिटी सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जहाँ पर सारी की सारी मिलेंगी वहीं पर दो भी मिलेंगी, तो मैं दो को बना लेता हूँ, बाकी सबको क्यों बनाना है मुझे? ठीक है ना? और कौन सी दो को बनाऊंगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं दो को मुझे बनाना जो मुझे आती हैं। उनमें पहली कौन सी है? पैरेलल वाली। वो रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? आंसर मिलेगा फोकस से। ये तो सभी को आता होगा ना। और दूसरी रे जिसे मैं जानता हूँ वो कौन सी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने ही पाथ पर वापस लौट आएगी। बोलो सभी को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मुझे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिली, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। मुझे बताओ क्या इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? बिल्कुल है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसी को तो बोलते हैं इमेज। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनी। ऐसे में अगर एक एक पॉइंट की इमेज बनाऊंगा ना तो इसके ऊपर एक एक पॉइंट पे बनेगी। क्या मैं इतनी मेहनत करूं? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो मैं सिंपल से अपर पॉइंट की इमेज बनाऊंगा और वहां पर एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रख दूंगा और क्या बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन चुकी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बनाया? रिफ्लेक्टेड रेज को मैंने ट्रेस किया, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा और वही मेरे लिए इमेज का काम कर रहा है। मुझे बताओ कि ये इमेज बनी कहाँ पे? तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा कि इमेज जो है अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ।
जो इमेज होगी वो सी एंड एफ के बीच में बन रही है। कैसी बनेगी इमेज, क्या रियल है? बिल्कुल। तो इमेज का नेचर कैसा होगा बेटा, इमेज जो होगी वो रियल होगी। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आप लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है। ऑब्जेक्ट की खोपड़ी देखो यहाँ पे आप लोग ऊपर की तरफ है और यहाँ पे खोपड़ी देखो नीचे की तरफ है। तो क्या लग रहा है सर, इमेज पलट गई, उल्टी हो गई, है ना। ये खोपड़ी देखो इसकी ऊपर है, यहाँ पे टांगे ऊपर है, खोपड़ी नीचे है, दिख रहा है सभी को। तो मैं क्या बोलूंगा कि नेचर जो है वो रियल है और साथ ही साथ इमेज कैसी है, इनवर्टेड। इनवर्टेड बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज नेचर। एंड साइज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे तौल के देख लो, ये काफ़ी बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। तो साइज जो होता है वो डिमिनिश्ड या स्मॉल कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो मैं इस बार स्मॉल लिख देता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है या बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल। ठीक है, अगले केस पे आते हैं बेटा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगी, सी पर, तो हम लोग रख देते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तब क्या होगा। तो मैं इसको तो रफ कर देता हूँ, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मैंने इसको रफ कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। किसी को कोई प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, समस्या, ग्लानि, क्लेश नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तो क्या होगा। तो मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है आपके सामने। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। वैसे तो मुझे पता है आप लोग होशियार बच्चे हो, सब कुछ आपको याद होगा। तो दिस इज मिरर, मैंने यहाँ पर सी पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। फिर से वही वाला काम जो बार बार करते हैं, रिपीट करना है। बहुत सारी रेज निकलेंगी, क्या सारी की सारी मैं बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कुछ को बनाऊंगा। पहली रे जो पैरेलल होगी कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो बनाए देते हैं बेटा, पैरेलल वाली रे फोकस से पास करेगी। और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती वो तो अपनी पाथ पे लौट जाती, लेकिन अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल खोपड़ी के नीचे है, ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए तो मैंने 3 रूल पढ़े थे ना। और अगला रूल कौन सा पढ़ा था बेटा, कि वो रे जो फोकस से पास करेगी, दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम मैंने गलत बना दिया, थोड़ा सा गंदा डायग्राम है, आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो पैरेलल वाली रे फोकस से पास कर गई, फोकस से पास करने वाली रे पैरेलल हो गई। आप लोग मुझे बताओ बेटा, क्या दोनों रे कहीं मिली? हाँ बिल्कुल, ये दोनों रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। क्या बनेगी, इमेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज किधर बनेगी, आप लोग क्या बोलोगे? सर इमेज जो है वो सी पर बनेगी, एट सी। इमेज कैसी बनेगी? तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, इमेज जो है वो वास्तव में रेज मिल रही है ना, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, रियल। क्या उल्टी है कि सीधी है? अरे उल्टी दिख तो रही है ना। तो रियल, इन्वर्टेड। और साइज कैसा होता है? तो मज़ेदार बात है बेटा, साइज जो होता है वो सेम होता है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनती है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप लोग कायदे से प्रकार पटरी दे के डायग्राम बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका डायग्राम बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे रखा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर। अच्छा बच्चों दिख रहा है कुछ आपको? मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे लाना शुरू किया तो इमेज कहाँ आ रही है, क्या दिख रहा है आपको? सर इमेज जो है ना वो पीछे आ रही है। इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट पहुंचा, इमेज कहाँ पहुंची, सी और एफ के बीच में। अब क्या, अब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंच गया, इमेज भी कहाँ पहुंच गई, सी पे। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। जब एक यहाँ था तो एक यहाँ था, अब ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आ रहा है, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर जा रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा, और नहीं लगा तो हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये तो मेरा तीसरा केस था। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 4 पे।
केस नंबर 4 पे। बेटा मुझे बताओ केस नंबर 4 क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट अब थोड़ा सा और आगे आ जाएगी, मतलब सी तक तो आ गए हैं हम लोग, और अगला केस क्या बनने वाला है अपना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो मैं ये बना लेता हूँ, सभी को दिख रहा होगा, ये कौन सा मिरर है बताओ, सभी लोग बोलेंगे बेटा दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब की बार जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया। क्या बोलोगे आप लोग, पैरेलल वाली रे, मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए ना। क्या सभी लोगों ने ये बना लिया था, क्या मेरे बोलने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। वो रे जो पैरेलल होगी फोकस से पास करेगी, वो रे जो फोकस से पास कर रही होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। क्या रिफ्लेक्टेड रेज का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? हाँ बिल्कुल है। क्या यहाँ पे इमेज बनेगी? बिल्कुल, दिस इज द इमेज। बात समझ में आई। अब मुझे बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज कहाँ बन रही है। तो आप लोग क्या बोलोगे, बियॉन्ड सी, मतलब और पीछे चली गई इमेज, मजा आ रहा है ना, और पीछे चली गई, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, और हम लोग बोल सकते हैं बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी इमेज। कैसी होगी, तो रेज क्या वास्तव में मिल रही है, हाँ बिल्कुल, तो इमेज कैसी होगी बेटा, रियल। क्या उल्टी है, हाँ, तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। और काफ़ी सारी बड़ी भी लग रही है, तो इस बार जो साइज होगा इट इज लार्ज, ठीक है ना। सर नेचर में हमेशा हम लोग रियल और इन्वर्टेड के बारे में बताएंगे कि रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और साइज का मतलब कि कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो दिस इज द फोर्थ केस, आई थिंक आप लोग लिखते रहे ना इसको भी, दिस इज द फोर्थ केस। अब हम लोग आते हैं अगले केस पर। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, फोकस पे, तो रखते हैं फोकस पे, बड़ा आसान है ना बेटा। तो अब हम लोग फोकस पे रखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, नोट करते रहना या फिर ना भी करना, एक बार वीडियो ख़त्म कर लो, फिर अपने से बना के देखना सारे रे डायग्राम, और फिर से रीचेक करना, इससे आपको यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी, और सारा का सारा एक या 2 घंटे में याद हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, सभी लोग गौर से देखेंगे, गौर से घूर के, ठीक है ना बेटा, घूर के देखना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, अबे यार काला नींदा हो जाता है बार बार। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बिटवीन कहाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है ना। अगर जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तब क्या होगा, तो बच्चों केस नंबर 5वां है, तो मैं यहाँ पे नंबर 5 कर देता हूँ। गाड़ियाँ निकल रही हैं, पता नहीं आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने ये मिरर बना लिया। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, अच्छा बोर हो रहे हो तो बता दिया करो, मुझे कमेंट कर दो कि सर बोर हो रहे हैं, तो मैं आपको काफ़ी कुछ मेरे पास और भी चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको इंटरटेन भी कर सकता हूँ। तो ये रहा मेरा पोल, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज माई फोकस। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, ज़बरदस्त। अब की बार मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, आप लोग क्या बोलोगे, अरे सर फोकस पे रखना है, फोकस पे, तो फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। बताओ बेटा क्या होने वाला है, तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस से पास करेगी, वही बातें बार बार सर आप क्यों बता रहे हो पता नहीं। तो दूसरी, अब की बार क्या बोलोगे आप लोग कि वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी वो अपने ही पाथ पे जाएगी, मतलब वो जाने वाली रे जो सेंटर ऑफ तरफ कर्वेचर की तरफ होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। और क्या मज़ेदार बात मिली कि सर ये रे तो कहीं नहीं मिलेंगी, बिकॉज दिस इज दीज लाइन्स आर पैरेलल,
जो लाइनें हैं वो पैरेलल हो चुकी हैं और पैरेलल रेज जो है वो कभी नहीं मिलती। आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होगा, तो क्या इमेज नहीं बनेगी? अरे नहीं नहीं बेटा, इमेज तो बनेगी। कैसे बनेगी? आप तो सर अभी तक बोल रहे थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ही इमेज बनाता है, यहाँ पर तो मिलेंगी नहीं, फिर कैसे इमेज बनेगी? तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। क्या पैरेलल रेज कभी मिलती हैं? आप लोग क्या बोलोगे? नहीं मिलती, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि मिलती हैं। कहाँ? जहाँ कोई नहीं पहुँचा। मतलब सर अगर मैं उसको इन्फिनिटी तक अप्रोच करूँ तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर ये रेज मिलेंगी। मतलब ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पर जो रेज होती हैं पैरेलल रेज वो मिलेंगी। क्या इन्फिनिटी किसी ने देखा है? सोच के देखो, क्या इन्फिनिटी होता है कुछ? तो मेरा आंसर क्या है? इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब अगर आप बोलोगे सर ये इन्फिनिटी है तो मैं इससे 2 कदम आगे आ जाऊंगा, मैं बोलूँगा इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है ना, क्योंकि तू जहाँ आएगा ना मैं इससे 2 कदम आगे खड़ा हो जाऊंगा, बोलूँगा आप बता। तो समझ में आना चाहिए आपको कि ये रे कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं नहीं कुछ नहीं होता, जो कहीं नहीं होता वो कहाँ होता है? अनंत पे। तो मैं क्या बोलूँगा कि रेस मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। जैसे आने वाली रेज पैरेलल थी, वो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही थी ना, बहुत दूर से। बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते थे? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जाने वाली रेज पैरेलल है तो ये कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी ही। और वो कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। मतलब कि इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे और फोकस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ज़बरदस्त। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसी होगी? अच्छा ऑब्जेक्ट कैसी थी? जब इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, रियल थी ना, वास्तव में कुछ ना कुछ होगा। बहुत दूर है, सीधी आने वाली रेज पैरेलल हो गई तो ये बहुत दूर जा रही है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। और मिलेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेज कैसी होगी? नेचर तो उसका रियल होगा। मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज अगर मिलेगी रेज तो कहीं यहाँ जाके मिलेगी ना। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जगह है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो इमेज बन रही है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आखिरी चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए, रियल होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी और साथ ही साथ काफ़ी बड़ी होगी। तो मैं बोलूँगा इनलार्ज्ड। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूँ तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड होगी। ठीक है ना बेटा? तो ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो फोकस वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अगला केस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है ना? अरे यार सब कुछ रब कर दिया मैंने। तो अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये अपना आखिरी केस है। इसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करते हैं और जो भी मेरे पास ट्रिक्स हैं और जो कुछ भी मैं आपको याद करने में आसानी कर सकता हूँ उसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, दिस इज माई कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा आसान है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो खोपड़ी पे आ गई। बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट खोपड़ी पे आ गई तो क्या होगा? फिर से मुझे डर नहीं लगता, मैं तो रेज बनाना जानता हूँ और जो रेज होंगी ना वही इमेज भी बनाएंगी। तो अगली रेज जो होगी वो ये वाली होगी और डिसुम। ठीक है ना? आसान है कि नहीं है? लेकिन इस बार क्या हुआ? पिछली बार तो पैरेलल थी लेकिन इस बार ये डाइवर्जिंग है। आप लोग गौर से देखना कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पिछली बार पैरेलल थी, इस बार डाइवर्जिंग है। क्या डाइवर्जिंग रे भी कभी मिलती हैं? नहीं सर, ये कभी नहीं मिलेंगी, ये अनंत पे भी जाके नहीं मिलेंगी। हम जितना दूर जाएंगे गैप उतना बढ़ता जाएगा। फिर अरे यही तो मज़ेदार बात है ना बेटा कि डाइवर्जिंग रेज जो होती है ना वो मिलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो डाइवर्ज हो रही होंगी ना। अगर कोई रे डाइवर्जिंग है तो उसका कोई ना कोई तो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा, वो वास्तव में नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इस बार जो इमेज होगी वो रियल नहीं वर्चुअल बनेगी, क्योंकि रे डाइवर्जिंग है और डाइवर्जिंग रे कहीं नहीं मिलती, लेकिन उनका एक कन्वर्जिंग पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। और जो इमेज बनेगी आप लोग क्या बोलोगे? इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। अच्छा देखो बेटा, काफ़ी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट, छोटा इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इमेज का जो साइज होगा दैट इज
लार्ज, नॉट ओनली लार्ज बट टू मच लार्जर इमेज जो है वो मुझे मिल रही है। और अगली बात, इमेज किधर बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर। तो इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब कि इमेज की जो पोजीशन होगी वो मिरर के पीछे होगी। इमेज जो होगी उसका नेचर वर्चुअल होगा और साथ ही साथ इरेक्ट इमेज है। अच्छा, अभी तक जितने भी केसेस पढ़े थे ना हम लोगों ने, सब में जो इमेज थी वो इन्वर्टेड थी, और ये एकमात्र केस है जिसमें इमेज इरेक्ट बनती है। ये इसको हम लोग स्पेशल केस के नाम भी देते हैं, क्योंकि बाकी सारे केसेस में आपने देखा होगा इमेज जो थी वो रियल थी, इस बार वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज है और साथ ही साथ बिहाइंड द मिरर है। एंड दिस इज द ओनली केस व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन द कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे केसेस आपको समझ में आने चाहिए कि कहाँ पे रखी है ऑब्जेक्ट की इमेज, कहाँ पे बनेगी। मे बी आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अगली क्लास में इस चर्चा को और डिटेल से करेंगे। डिटेल से का मतलब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो उनको याद करने में हेल्पफुल होंगी। आपका होमवर्क क्या है कि इन रे डायग्राम को प्रैक्टिस करें बारंबार, जिससे आपको ये सब कुछ समझ में आए। किसी भी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें, सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और कमेंट करें जो भी आपके डाउट हैं। और अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू वेरी मच।